राधे राधे बच्चों। तो कैसे हो बेटा? सीबीएसई का बोर्ड सर पे आ गया है, ठीक है। तो बोर्ड के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन चल रही है। जहाँ हमें थोड़ी बहुत दिक्कत आती है वो हम फेस करते हैं एमसीक्यूज़ में, ठीक है। एमसीक्यूज़, असर्शन रीजनिंग या केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन पे। तो हमने ये सीरीज स्टार्ट करी है जिसमें हम हैंडल करेंगे आपके असर्शन रीजनिंग क्वेश्चन, एमसीक्यूज़ और केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं केमिस्ट्री का चैप्टर सोल्यूशन। तो सोल्यूशन चैप्टर में जब हम देखते हैं तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज से रिलेटेड कई सारे क्वेश्चंस हमें एमसीक्यूज में देखने को मिलते हैं। ये सारे एमसीक्यूज जो हमने इस वाली सीरीज में और इस वाली वीडियोस में डाले हैं वो आपके पीवाईक्यूज भी हैं। तो सीबीएसई में कभी ना कभी वो आए हुए। तो देखते हैं हम कि पहला क्वेश्चन क्या कहता है। वेंट ऑफ फैक्टर फॉर Na2SO4.10H2O solution assuming complete ionization is what? देखो भैया, पहले हमें यहां पर देखना है कि एक वर्ड बोला उसने कंप्लीट आयनाइजेशन। कंप्लीट आयनाइजेशन क्या है? उसके बाद उसने मुझे एक केमिकल दिया है, मुझे इस केमिकल को ध्यान में रखना है। तो मैंने ये देखा कि वेंट ऑफ फैक्टर क्या होता है। वेंट ऑफ फैक्टर के लिए मैं एक पेज ले लेता हूं। देखो, वेंट ऑफ फैक्टर, इसे हम आई से नोट करते हैं, ठीक है। होता क्या है ये? नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पार्टिकल्स बिफोर डिसोसिएशन और एसोसिएशन, ठीक है। एक चीज। दूसरा, इसका रिलेशन मॉलिक्यूलर मास से भी है। नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। तीसरे रिलेशन में हम बात करते हैं ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिवाइडेड बाय कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। तो वेंट ऑफ फैक्टर हमने देख लिया। अब वेंट ऑफ फैक्टर को हम किसी सॉल्ट से कैसे पता लगाएंगे? जैसे मान लो हमारे पास एक NaCl सॉल्ट है, इसमें कंप्लीट डिसोसिएशन होता है। तो डिसोसिएट होने के बाद ये मुझे देता है Na और Cl, यानी कि वेंट ऑफ फैक्टर कितना आता है? 1 और 1 2 मैंने इसलिए बोला क्योंकि मैं मान के चल रहा हूं कि कंप्लीट डिसोसिएशन है। अगर ये 50% डिसोसिएशन होता तो मैं उसको ये ना लेकर यहां पर वैल्यू लेता मैं अल्फा की। तो ये आपने पढ़ा होगा 1 प्लस अल्फा। इसका मतलब डिसोसिएशन में ये 1 से बड़ा होता है। डिसोसिएशन में ये 1 से बड़ा होता है। अगर मैं बात करूं एसोसिएशन की तो ये 1 से छोटा होता है। वेंट ऑफ फैक्टर डिसोसिएशन में 1 से बड़ा और एसोसिएशन में 1 से छोटा होता है। और अगर वेंट ऑफ फैक्टर 1 है तो इसका मतलब है ना तो डिसोसिएशन हुआ है ना एसोसिएशन हुआ है। अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारे पास कंप्लीट डिसोसिएशन का मतलब क्या होता है? कंप्लीट डिसोसिएशन या कंप्लीट एसोसिएशन का मतलब क्या है? डिसोसिएशन का मतलब अगर मान लो वो था आपका MgCl2, तो मैं सिंपल उनके आयंस गिन दूंगा और बता दूंगा उसमें कितना वेंट ऑफ फैक्टर है। और एसोसिएशन हुआ है तो एसोसिएशन में ध्यान रखेंगे 2 चीजें जुड़ेंगी तो बनेगा डाइमर, 3 चीजें जुड़ेंगी तो ट्राइमर, 4 चीजें जुड़ेंगी तो टेट्रामर। तो एक को उसी के परसेंटेज के हिसाब से लगा दो।
मान लो डाइमर है, तो दो चीजें जुड़ी हैं, ठीक है, पहले एक था, दो हो गया। अगर मान लो वो ट्राइमर है, पहले एक था, अब वो तीन हो गया, मतलब जुड़ के तीन थे, जुड़ के एक हो गए, तीन थे जुड़ के एक हो गया, ऐसे टेट्रामर, तो वो 1/4 हो गया। इसको आप बोल सकते हो 0.25, इसे बोल सकते हो 0.33 और इसे बोल सकते हो 0.5। तो इसे हम कहते हैं एसोसिएशन और डिसोसिएशन। एसोसिएशन में चीज जुड़ती है, जुड़ने पर वेंट ऑफ फैक्टर कम होता है, 1 से कम होता है, और डिसोसिएशन में वेंट ऑफ फैक्टर 1 से ज्यादा होता है। अगर ये बातें हमने समझ ली तो अब हमारे एमसीक्यूज बड़ी जल्दी हो जाएंगे। जैसे NaSO4, Na2 होना चाहिए, कॉमा लिख रहा है, Na2SO4, तो Na2SO4 में 2 सोडियम है और 1 सल्फेट है। जनरली ये कंप्लीट डिसोसिएशन पर ही आता है, तो बन गया 2 और 1 3, काम खत्म। सेम क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, वेंट ऑफ फैक्टर फॉर KCl, इसका मतलब एक K है, समझ रहे हो आप, और एक Cl है, तो वेंट ऑफ फैक्टर कितना हो गया 2। फिर वही कंप्लीट डिसोसिएशन, तो इसका आंसर आ गया आपका 2 और इसका आंसर आ गया आपका 3। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वेंट ऑफ फैक्टर फॉर K2SO4। अब K2SO4 में 2 तो K हो गए और एक सल्फेट हो गया, और ये आयन कितने हुए आपके 2 और 1 3। चौथा आता है आइसोटोनिक सॉल्यूशन, ये अलग क्वेश्चन है। और कोई वेंट ऑफ फैक्टर का क्वेश्चन होता है तो मैं देखता हूं। अब 3 क्वेश्चन हमने यहां देख लिए, आगे भी देखते हैं। अ कंपाउंड CaCl2, CaCl2 डॉट 6H2 undergo complete dissociation in water, the vent of factor I, ये वेंट ऑफ फैक्टर का सिंबल दिखा रहा होगा, इज, अब यहां देखो आप, एक कैल्शियम है और 2 क्लोरीन है, तो वेंट ऑफ फैक्टर बैठता है आपका 3। आसान है। चौथा क्वेश्चन हो चुका है, अ कंपाउंड अंडरगो डाइमराइजेशन, डाइमर बन गया यानी कि एसोसिएशन, द वेंट ऑफ फैक्टर इज, अगर वो एसोसिएट हुआ है और डाइमर हुआ है तो 1/2 यानी कि 0.5। अभी थोड़ी देर पहले बताया था आपको। तो वेंट ऑफ फैक्टर के 5 क्वेश्चन हमारे 10 सेकंड के अंदर हो गए, अगर हमें वेंट ऑफ फैक्टर का कॉन्सेप्ट आता है। अ कंपाउंड अंडरगो टेट्रामराइजेशन, तो 1/4 कितना आया 0.25। ठीक, ये क्वेश्चन हो गए, देखो ये अलग क्वेश्चन है। तो अभी हमने 6 क्वेश्चन देखे सिर्फ वेंट ऑफ फैक्टर में, और वेंट ऑफ फैक्टर को हमें अगर कंप्लीट डिसोसिएशन में निकालना है तो बस नंबर ऑफ आयंस गिनने हैं, तो पता चल जाएगा डिसोसिएट कितना हुआ है, वेंट ऑफ फैक्टर उसके हिसाब से आ जाएगा। और अगर एसोसिएट हुआ है तो वो 1/2 या 1/4, डायमराइज हुआ है तो 1/2, ट्राइमराइज हुआ है तो 1/3, और टेट्रामराइज हुआ है तो 1/4, और ऐसे चलता रहेगा। आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन हमने छोड़ दिया था ये, क्योंकि वेंट ऑफ फैक्टर का नहीं है, पढ़ो क्या कहता है। आइसोटोनिक सॉल्यूशन हैव द सेम, क्या आइसोटोनिक सॉल्यूशन हैव द सेम। अब पहले तो आपको पता होना चाहिए कि आइसोटोनिक क्या है। आओ मैं इसको समझाता हूं। हमारे पास एक तो होता है आइसोटोनिक, एक होता है हाइपरटोनिक, एक होता है हाइपोटोनिक। अब आपको पूछना चाहिए भैया ये आपने 3 तो बता दिए ये, लेकिन ये तीनों आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन आए कहां से? ये तीनों ऑस्मोसिस में आते हैं। ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में अगर अगर कंसंट्रेशन सेम होगी दोनों की, ठीक है, तो उनका प्रेशर भी सेम हो जाएगा। वो कंसंट्रेशन किसी सॉल्वेंट में सॉल्यूट की कितनी कंसंट्रेशन है वो बताता है। आइसोटोनिक का मतलब सिमिलर कंसंट्रेशन, जैसे 0.91% NaCl आइसोटोनिक है ह्यूमन ब्लड के साथ, ठीक। तो उसमें हम किसको देखते हैं, वो कहता है आइसोटोनिक सॉल्यूशन में क्या सेम होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर। अगर उसमें उस पर्टिकुलर सॉल्वेंट में सॉल्यूट की कंसंट्रेशन सेम होगी तो उनका क्या सेम होगा, प्रेशर सेम होगा। ऐसा क्यों है, क्योंकि मेरे पास एक फॉर्मूला है PV = nRT, 11th याद आ गई होगी आपको। अगर मैं इस V को नीचे ले जाता हूं तो P = N/VRT आता है।
इसी को हम कंसंट्रेशन कहते हैं। और यहां से अगर मैं इस कंसंट्रेशन को C ना लेके मोलैरिटी वाला M ले लेता हूं, तो ये बन जाता है आपका पाई। पाई क्या है? ऑस्मोटिक प्रेशर। अब दोबारा ध्यान दो, ऑस्मोटिक प्रेशर कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। अगर किसी की कंसंट्रेशन सेम है तो उसका ऑस्मोटिक प्रेशर भी सेम होगा। तो यहां पर आंसर आएगा ऑस्मोटिक प्रेशर। मैं बात नहीं करूंगा डेंसिटी की, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, ना ही वॉल्यूम की। मैं कहूंगा यहां पर सेम है ऑस्मोटिक प्रेशर। अगर आप ऑस्मोटिक प्रेशर में जाना चाहते हो तो थोड़ा सा मैं ऑस्मोटिक प्रेशर समझा देता हूं आपको। देखो, इस पेज के बाद बता देता हूं, यहाँ ऐड करते हैं। देखो, ऑस्मोटिक प्रेशर आसान सी चीज है, जल्दी से रिकॉल कर लेते हैं। इन क्वेश्चंस के बीच में हम टॉपिक जो छोटे छोटे होंगे, अगर कोई बीच में आता है तो कोशिश करेंगे कि साथ के साथ रिकॉल करते रहे। ऑस्मोटिक प्रेशर में यहां पर सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगी होती है। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन या सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन फ्लो होने देती है कंसंट्रेशन के हिसाब से एक तरफ से दूसरी तरफ सॉल्वेंट को। फ्लो होता है सॉल्वेंट, और चेक करते हैं हम कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट अगर यहां ज्यादा है और कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट यहां कम है, ठीक है, यहां कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट ज्यादा है और यहां कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट कम है, तो यहां से यहां पर सॉल्वेंट फ्लो करेगा। इस प्रोसेस को ऑस्मोसिस कहते हैं। और अगर मैं यहां पर प्रेशर लगाकर उस ऑस्मोसिस को रोकूं तो उस प्रेशर को ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। और अगर इस प्रेशर को बढ़ाकर इस ऑस्मोसिस को मैं उल्टा कर दूं तो उसे रिवर्स ऑस्मोसिस कहते हैं। ठीक है, जल्दी से हमने ये सारी बातें समझ ली। अब बात आती है आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक की। आइसोटोनिक सॉल्यूशन का मतलब है दोनों की कंसंट्रेशन इक्वल है, प्रेशर की दिक्कत ही नहीं, दोनों जगह प्रेशर बराबर है। हाइपरटोनिक का मतलब है एक तरफ प्रेशर ज्यादा है, वो हाइपर है, ठीक है, और हाइपोटोनिक का मतलब एक तरफ प्रेशर कम है, वो हाइपो है। क्लियर? तो ये तीनों चीजें आपके ऑस्मोसिस पे लगती है। तो हमारा फोर्थ क्वेश्चन हो जाता है। यहां तक पहुंच गए थे हम, 7th क्वेश्चन तक। ध्यान दो, पहले 7 क्वेश्चनों में से 6 क्वेश्चन सिर्फ वेंट ऑफ फैक्टर पे थे। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्वस सोल्यूशन विल हैव हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट? बॉइलिंग पॉइंट की बात आ गई है, ठीक है। तो पहले हम देखते हैं हमें दिया क्या है। ये सीबीएसई 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है। हमें दिया है 1 मोलर KCl, हमें दिया है 1 मोलर K2SO4, फिर KCl 2 मोलर और फिर 2 मोलर K2SO4। ये 2 है बेटा, है। चलो अब जरा ध्यान देना, अगर मैं आपसे कहता हूं 1 मोलर या 2 मोलर, तो यहां तो 2 मोलर जीत गया। जिसके पास नंबर ऑफ मोल ज्यादा होंगे उसमें बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। अब आप कहोगे कहां से आया, तो हम एक काम करते हैं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है डेल्टा टीबी, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। इसी की बहन है डेल्टा टीएफ, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। पहले एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को देखते हैं, जिसमें एक तो कांस्टेंट आता है केबी। ये केबी चेंज नहीं होता, ये केबी चेंज नहीं होता किसी प्रेशर या किसी नंबर ऑफ मोल्स के चेंज होने से या आयंस के चेंज होने से। आयंस के चेंज होने से चेंज होता है वेंट ऑफ फैक्टर। ये लो आ गया वेंट ऑफ फैक्टर, डेल्टा टीबी, वेंट ऑफ फैक्टर केबी, और आती है मोलैलिटी, स्मॉल है मोलैलिटी, ध्यान रखना। वेंट ऑफ फैक्टर यहाँ पे भी आया, यहाँ आया के है मोलैलिटी। अब मेरी बात सुनेंगे, वेंट ऑफ फैक्टर जो हमारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज थी उनको मॉडिफाई करके ठीक करता है, तो इसलिए मैंने सब में मल्टीप्लाई कर दिया। इससे इसी के साथ साथ हमारे पास और भी रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। इसमें हम देखो सिंपल सा है, पी नॉट ए माइनस पी ए डिवाइड बाय पी नॉट ए, इसी को रिलेटिव कहते हैं। ऊपर है लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, पी नॉट ए माइनस पी ए, ये तो हो गया आपका लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, डिवाइड बाय पी नॉट ए, ये हो गया रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ये किस पे डिपेंड करता है? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट पे। और ये लग गया आपका वेंट ऑफ फैक्टर, ठीक है। अब इस इक्वेशन को देखो, इस इक्वेशन को देखो, इस इक्वेशन को देखो, और अभी पीछे एक इक्वेशन लिखी थी मैंने आपकी, पाई इज इक्वल्स टू MRT। ये चौथी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। इधर भी अगर आई लग जाएगा तो वेंट ऑफ फैक्टर भी यहां अपना रोल प्ले कर रहा है।
और मुझे इस क्वेश्चन में भी वेंट ऑफ फैक्टर दिखाई दे रहा है, क्योंकि KCl और K2Cr27 में सिर्फ एक ही चीज का डिफरेंस है, डिसोसिएशन का। ठीक है, तो इसके पास K2Cr27 के पास 3 है और KCl के पास 2 है। फिर बात आती है K2Cr27 कौन से वाला, 1 मोलर वाला या 2 मोलर वाला, तो जाहिर सी बात है 2 मोलर वाला। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 भी हो जाता है। आउट ऑफ द फॉलोइंग 1 मोलर aqueous solution which one will show larger freezing point depression। बस डेल्टा TF निकालना है, मैंने बताया था सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, तो यहां पर भी मैं क्या चेक करूंगा कि किसके पास डिसोसिएशन या एसोसिएशन के हिसाब से वेंटो फैक्टर ज्यादा है। इसके पास 2 है, Na2SO4 के पास 3 है, C6H6O6 के पास वेंटो फैक्टर नहीं है, डिसोसिएट नहीं करता, Al2 के पास 2 प्लस 3SO4 5 है, तो ये जीत गया। इसके पास वेंट ऑफ फैक्टर सबसे ज्यादा है। अगर आप ध्यान देंगे तो ये दोनों क्वेश्चन भी वेंट ऑफ फैक्टर के हैं। अब देख लो, करीब करीब पिछले 5-7 साल से तुम्हारे MCQs आ रहे हैं CBSE में, उसमें 10 बार ये क्वेश्चन आ चुका है वेंट ऑफ फैक्टर का। ठीक है, प्रोबेबिलिटी प्रायिकता जानते हो ना, उस प्रायिकता के हिसाब से तो भैया बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वेंट ऑफ फैक्टर का। अच्छा, तो 9वां क्वेश्चन हो गया तुम्हारा, एक बार इसको देख लो, कुछ इसमें से नहीं हो तुम स्क्रीन हो गया। नेक्स्ट पेज पे चले, देखो आवाज आ रही है। देखो, इफ द मोलैलिटी ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन, बात कर रहे हैं हम मोलैलिटी की, मोलैलिटी ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन इज डबल्ड। अगर मोलैलिटी डाइल्यूट सॉल्यूशन की डबल हो जाए, ठीक है, द वैल्यू ऑफ मोलल एलिवेशन कांस्टेंट विल बी व्हाट। पहले हम इसका फॉर्मूला देखते हैं। ये है आपका डेल्टा टीबी, अभी बताया था, वेंट ऑफ फैक्टर और आपका केबी और मोलैलिटी, यही है आपका मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। इस पे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप यहां पर जो भी आपका सॉल्यूशन है उसकी मोलैलिटी डबल करो, हाफ करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस पे केबी पे या केएफ पे एक और फॉर्मूला है, उसमें केएफ आता है। तो सेम क्वेश्चन आपके पास फ्रीजिंग पॉइंट का भी आ सकता है, आपका जवाब सेम रहेगा, केबी या केएफ पर मोलैलिटी की कंसंट्रेशन का चेंज का कोई फर्क नहीं पड़ता। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाउ मच इथाइल अल्कोहल मस्ट बी एडेड टू 1 liter of water so that the solution will freeze at -14 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब यहां पे आपको चेंज इन टेम्परेचर दे रखा है, नाम इथाइल अल्कोहल दे रखा है, 1 लीटर पानी दे रखा है। ठीक है, और यहां पे आपको पानी का KF दे रखा है। ठीक है, लो ऐड कर रहे हैं हम शीट को, ये लो, हमारे पास फॉर्मूला है डेल्टा TF इज इक्वल्स टू KF इंटू मोलैलिटी। इस मोलैलिटी को मैं खोल लेता हूं, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय गिवन मास। मास है गिवन सॉल्वेंट का, नंबर ऑफ मोल्स है सॉल्यूट के। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ही मांग रहा है वो मेरे से, और डेल्टा TF उसने मुझे दे दिया। अब -14 है, वैसे अगर पानी में मैं कुछ ना मिलाऊं तो 0 डिग्री सेल्सियस होता है, तो ये होता है आपका T0F, हमारा 0 डिग्री है, TF आपका -14 है, और अगर मैं T0F में से माइनस कर दूं TF को, तो वो आएगा 0 माइनस माइनस का 14 यानी कि +14। अब इस साइड पे आ जाओ, ये साइड तो सॉल्व कर लिया हमने, +14। अब इस साइड पे आ जाओ, KF कितना दे रखा है हमारे को, 1.86। एक चीज बता दूं, KF पानी के लिए आपको याद भी होना चाहिए 1.86 होता है, और KB पानी के लिए 0.52 होता है। ये दोनों बातें आपको ना भी दी हो तो आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, पानी के कुछ कॉन्स्टेंट्स आपको याद होनी चाहिए। ऐसे नंबर ऑफ मोल्स अभी आपको निकालने हैं, 1 लीटर के लिए मैंने ले लिया 1000 ग्राम। ठीक, सॉल्व किया तो नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे, वो चेक कर लेना। ठीक है, चारों में से कौन सा ऑप्शन बैठता है, निकालने नंबर ऑफ मोल्स है, वो आपको यूनिट से भी दिखाई दे रहा है।
कुछ छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखा करो कि यूनिट क्या दी है, ठीक है, मांग क्या रहा है, हाउ मच में नंबर ऑफ मोल्स नहीं पता चल रहे थे, इथाइल अल्कोहल में पता चल गया मुझे वो सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स मांग रहा है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस ब्लड सेल विल श्रिंक, किसमें ब्लड सेल श्रिंक हो जाते हैं। पहले तो हम अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक एग्जांपल में बताया था, ब्लड सेल, हमारे पास जो ब्लड है वो आइसोटोनिक है किससे, 0.91% NaCl से, ठीक है। तो 0.91% NaCl अगर हुआ तो उसके अंदर तो वो आइसोटोनिक हो जाएगा, ऑस्मोसिस नहीं होगा, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ ऑस्मोसिस का याद रखना, मान लो वो ये पूछ ले कि इसमें हम किसकी बात कर रहे हैं, किस कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं, तो ऑस्मोसिस की। अगर इससे ज्यादा बाहर हुआ पानी तो वो जो सेल है अपना, आपका ब्लड सेल, वो अपना पानी छोड़ देगा, ठीक है, प्लाज्मोसिस कहते हैं इसको। जैसे ही वो अपना पानी छोड़ेगा तो वो श्रिंक हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा, ध्यान दो। तो इसका मतलब जब हम उसको प्लेस करेंगे ऐसे पानी में जिसमें 0.91% NaCl से ज्यादा सोल्यूशन हो तो वो ऐसा करेगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन बिल्कुल इसका भाई है, वाटर रिटेंशन और पफिनेस ड्यू टू हाई सॉल्ट इनटेक। अगर कोई ज्यादा नमक खाएगा तो जो सेल है वो ज्यादा पानी का इनटेक करेंगे। नमक खा लिया, अब सारे शरीर में उसके जो भी सेल वगैरह मुझे नहीं पता बायो के हिसाब से, उसमें नमक ज्यादा है, अगर उसमें नमक ज्यादा है तो वो पानी का इनटेक बढ़ा देगा, पानी का इनटेक बढ़ा देगा तो वो कहता है इससे होगा क्या, पफीनेस आ जाएगी, रिटेंशन ज्यादा होगा पानी का। और ये किस वजह से होगा, डिफ्यूजन की वजह से नहीं, वेपर प्रेशर डिफरेंस की वजह से नहीं, ये ऑस्मोसिस की वजह से होगा। अभी मैंने बताया था ना, ऐसा भी आ सकता है कि ये किस वजह से होता है। तो ऐसे क्वेश्चन आपके सीधे सीधे 1 मार्क में आते हैं। जल्दी से इस वाली स्क्रीन को देखो फिर हम आगे बढ़ेंगे। देख लिया, आगे चले। तो यहां पर एक तो हमारा KF और KB का क्वेश्चन आया और एक आया ऑस्मोसिस का, ठीक है। अब मान लो वो यही पूछ ले कि इस चीज को कहते क्या है, इसको कहते हैं एडिमा प्रॉब्लम होती है, जिसमें वही बता रहा हूं पफिनेस हो जाती है या रिटेंशन होता है पानी का, और उसको प्लाज्मोलिसिस याद रखना। अगला क्वेश्चन, द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ 0.2 मोलर सॉल्यूशन ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट, अब नॉन इलेक्ट्रोलाइट का मतलब वेंटो फैक्टर नहीं लूंगा मैं, इन वाटर, फिर वाटर का उसने 1.86 दे दिया, तो आपसे फ्रीजिंग पॉइंट मांग रहा है, सीधा क्वेश्चन है, डेल्टा TF मांग रहा है, वो होता है KF, बता दिया वेंटो फैक्टर तो लगेगा नहीं, मल्टीप्लाई में मोलैलिटी, मोलैलिटी कितना है 0.2 मोलर, KF कितना है 1.86, 1.86 को 0.2 से मल्टीप्लाई कर दो, 18 दूनी 36, 37 के आसपास आएगा, छोटा हो जाएगा क्योंकि 0.2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, ये आएगा आपका आंसर। अगला, द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन इंक्रीज, ऑस्मोटिक प्रेशर कब इंक्रीज करता है, इफ द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज इंक्रीज, द नंबर ऑफ सॉल्यूट मॉलिक्यूल इज इंक्रीज, टेम्परेचर या R। जब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इंक्रीज करेंगे, फॉर्मूला देख लो आप, phi is equals to n upon V R T। ये जो R कांस्टेंट है ये तो चेंज ही नहीं होता, टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करेगा, ये डिपेंड करेगा नंबर ऑफ मोल्स पे। तो ऑस्मोटिक प्रेशर सॉल्यूशन का कब इंक्रीज करेगा, जब नंबर ऑफ सॉल्यूट मॉलिक्यूल इज इंक्रीज्ड। आसान सी बात है, आगे चलते हैं। द हेनरीज कांस्टेंट KH इंक्रीज विद, हेनरीज कांस्टेंट क्या होता है पहले मैं आपको ये बताता हूं, देखते हैं, इसके लिए पूरा पेज लेते हैं, आ जाओ। हेनरीज कांस्टेंट हेनरीज लॉ में आएगा, ठीक है। अब हेनरी का लॉ क्या कहता है, जरा इस पे ध्यान देंगे। हेनरी लॉ की अगर हम बात करते हैं बेटा, तो हेनरी लॉ में हमारे पास क्या आता है, जो सॉल्युबिलिटी है वो डिपेंड करती है प्रेशर पे, लेकिन सॉल्युबिलिटी किसकी, सॉल्युबिलिटी गैस की। अच्छा ठीक है, तो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, तो ये आपका हेनरी लॉ है। राउल्ट्स लॉ भी यही है, राउल्ट्स लॉ, और इसमें एक रिलेशन मैं बताऊंगा अभी थोड़ी देर में।
तो यहां पर आपके पास के एच आता है, लेकिन क्वेश्चन में जो है, क्वेश्चन में ये चीज नहीं पूछी, आपका के एच का रिलेशन पूछा है टेम्परेचर के साथ, कि टेम्परेचर के साथ के एच का कोई रिलेशन है या नहीं है। देखते हैं पीछे। द वैल्यू ऑफ हेनरीज कांस्टेंट के एच इंक्रीज विद डिक्रीज इन टेम्परेचर, यानी कि सारी बातें टेम्परेचर की चल रही है। तो अब हम बात करते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर की। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर किस पे? ऑन सॉल्युबिलिटी। तो टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है, जरा ध्यान देना। अगर मैं किसी सॉल्वेंट में गैस डिसॉल्व करना चाहता हूं तो टेम्परेचर बढ़ाने पर वो सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी। आप कहोगे सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। खत्म कहानी। कैसे? क्योंकि जब मैं किसी सॉल्वेंट में गैस को डिसॉल्व करता हूं तो ये एक तो सॉल्यूशन देती है, प्लस में हीट देती है। ऐसी रिएक्शन को हम कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन, जिसका चेंज इन एंथैल्पी या डेल्टा एच नेगेटिव हो। बात को समझना, सॉल्वेंट में अगर मैं गैस देता हूं तो सॉल्यूशन और हीट देती है, ठीक है। अगर वो हीट इवॉल्व कर रही है तो ली चैटलियर प्रिंसिपल क्या कहता है? ली चैटलियर प्रिंसिपल कहता है टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो रिएक्शन पीछे भागेगी। क्यों? हमने इक्विलिब्रियम चैप्टर में पढ़ा था 11th में, जहां हीट होगी टेम्परेचर बढ़ाने से दूर भागेगा, ठीक है। मैंने आपको बताया था, मैं हीट को हीटर बोलता हूं। तो अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो आप हीटर से दूर जाओगे और टेम्परेचर घटेगा तो हीटर की तरफ जाओगे। वही वाली बात यहां लगा दो। अगर मैं इस रिएक्शन को देखूं तो ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन के अंदर टेम्परेचर बढ़ाने से रिएक्शन पीछे आएगी। इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी कम होगी, तो केएच भी डिक्रीज करेगा। हम यहां कहेंगे वैल्यू ऑफ के एच इंक्रीज विद डिक्रीज इन टेम्परेचर, ठीक है, या डिक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। इस वाली बात पे ध्यान दो कि यहां पर हम बात कर रहे हैं ऑस्मोसिस की, और अगर मैं ऑस्मोसिस की बात करूं तो ऑस्मोसिस में हेनरीज लॉ में, सॉरी ऑस्मोसिस बोल रहा हूं मैं, हेनरी लॉ में हेनरी लॉ में प्रेशर का तो सीधा सीधा सॉल्युबिलिटी के साथ रिलेशन देखने को मिलता है, टेम्परेचर का देखने को नहीं मिलता। हमें पता चलता है टेम्परेचर इंक्रीज करने पर सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी, ठीक है। अब इधर आ जाओ इस फॉर्मूले पर। ये के एच है और के एच आता है प्रेशर बटे में मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, यानी कि सॉल्युबिलिटी। तो के एच का रिलेशन सॉल्युबिलिटी के साथ कैसा है? इनवर्स। ये मैंने गलत मार्क कर दिया, ठीक है। देखो, इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। अब ठीक है, तो आप कहोगे जो के एच है उसका रिलेशन है सॉल्युबिलिटी के साथ इनवर्स, और सॉल्युबिलिटी का इनवर्स रिलेशन है टेम्परेचर के साथ। ये सारी बातें हमने समझाई यहां पे कि हेनरीज लॉ कहता है कि प्रेशर डिपेंड करता है सॉल्युबिलिटी पे, प्रेशर डिपेंड करता है सॉल्युबिलिटी पे, वहां से कांस्टेंट आता है आपका के एच, प्रेशर इक्वल्स टू के एच और सॉल्युबिलिटी। तो के एच जो है वो सॉल्युबिलिटी से इनवर्स रिलेशन रखता है। और यहां पर मैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर की बात करूं तो सॉल्युबिलिटी और टेम्परेचर का रिलेशन कैसा है? इनवर्स। तो टेम्परेचर और के एच का रिलेशन कैसा हो गया? डायरेक्ट। इंक्रीज इन टेम्परेचर विल इंक्रीज के एच। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 पे ध्यान देंगे। द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड डिक्रीज विद राइज इन टेम्परेचर बिकॉज डिसोल्यूशन इज एन। अब वो खुद ही बता रहा है कि अगर मैं सॉल्युबिलिटी की बात करूं गैस की लिक्विड में, वो राइज इन टेम्परेचर से कम होती है। अभी थोड़ी देर पहले बताया था मैंने आपको, क्योंकि ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन और रिवर्सिबल है, ठीक है। ये बात मैं बता चुका हूं पिछले क्वेश्चन में। आगे बढ़ते हैं हम, ये रही वो वाली बात। आगे बढ़ते हैं। द प्रेशर does not have any significant effect on solubility of solid in liquid.
बिकॉज प्रेशर जो है वो कोई सिग्निफिकेंट इफेक्ट नहीं रखता जब मैं सॉलिड को डिसॉल्व करता हूं किसी लिक्विड में, क्योंकि सॉलिड पर कोई फर्क ही नहीं पड़ता प्रेशर का। सॉलिड जो होता है वो इनकंप्रेसिबल होता है। सॉलिड ले लो या कोई लिक्विड ले लो, सॉलिड और लिक्विड दोनों इनकंप्रेसिबल है, गैस कंप्रेसिबल है, इसलिए प्रेशर से गैस पे फर्क पड़ता है। सॉलिड आर हाईली कंप्रेसिबल, गलत। लिक्विड आर हाईली कंप्रेसिबल, नहीं। solubility of solid in liquid is directly proportional to the partial pressure, नहीं। सॉलिड एंड लिक्विड आर हाईली इनकंप्रेसिबल। जो चीज कंप्रेस ही नहीं होगी तो मैं उसका प्रेशर के साथ कैसे रिलेशन निकालूंगा, ये इसका आंसर हो गया आपका। एंड एजियोट्रॉपिक मिक्सचर, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर की बात करेंगे। एजियोट्रॉपिक मिक्सचर ऑफ टू लिक्विड हैज द बॉइलिंग पॉइंट हायर देन आइदर ऑफ द टू लिक्विड व्हेन इट, अच्छा, अब वो कहता है अगर मैं एजियोट्रॉपिक मिक्सचर की बात करता हूं दो लिक्विड की, हैज बॉइलिंग पॉइंट higher than either of two liquid when it show negative deviation, positive deviation, show no deviation और obey Rolle's law। चलो थोड़ा सा इसको समझते हैं पहले। अगर मैं आपसे बात करता हूं राउल्ट्स लॉ की, तो ये राउल्ट्स लॉ क्या कहता है? ये कहता है अगर मैं प्रेशर की बात करूं तो सॉलिबिलिटी आपकी डिपेंड करती है प्रेशर पे। प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वो हिस्सा जिस चीज का प्रेशर मैं निकाल रहा हूं। अगर मैं सॉल्यूट का निकाल रहा हूं तो सॉल्यूट का हिस्सा, अगर मैं सॉल्वेंट का निकाल रहा हूं तो सॉल्वेंट का हिस्सा। ठीक है, तो यहां से आपका ये फॉर्मूला बनता है पी नॉट बी, ये इसका कांस्टेंट है। तो बिल्कुल वैसा ही फॉर्मूला है जैसे हेनरी का मैंने कहा था, दोनों में रिलेशन है, वो सिर्फ गैस के लिए था। पी नॉट पी ए इक्वल्स टू पी नॉट ए का ये, और अगर मैं इन दोनों को साथ में ऐड करता हूं तो मेरे पास पी सोल्यूशन आता है, वो है पी ए प्लस पी बी। अच्छा, यानी कि पी नॉट ए का ए प्लस पी नॉट बी का बी जोड़ दो, आपके पास पी सोल्यूशन आ जाएगा। वो कहता है मेरे से कि एजियोट्रॉपिक मिक्सचर क्या होता है। एजियोट्रॉपिक मिक्सचर अगर कोई इस राउल्ट्स लॉ को ओबे नहीं करता तो वो दो तरीके के डेविएशन दिखाता है, पॉजिटिव डेविएशन या नेगेटिव डेविएशन। अगर मैं कोई ऐसा मिक्सचर बनाता हूं जो साथ साथ ही जिसको मतलब मैं अगर मैं उसको गर्म करता हूं या बॉईल करता हूं तो उसको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से, मतलब उसके टेम्परेचर से या चेंज इन टेम्परेचर की वजह से उसको अलग करना मुश्किल हो जाए। जैसे मान लो मैंने एक एग्जांपल लिया इथेनॉल का, मैंने वाटर प्लस इथेनॉल लिया। ठीक है, तो अगर मैं इसको उबालना चालू करता हूं तो जब तक 95% इथेनॉल ना आ जाए तब तक तो पानी उड़ता रहेगा। 95% इथेनॉल, 95% इथेनॉल, 5% वाटर, इस प्रोपोर्शन पे आने के बाद दोनों साथ साथ इवेपोरेट होंगे, यहां दिक्कत आ जाएगी। तो वो कहता है अगर पानी और इथेनॉल 95 और 5% रेशियो पर आ गए तो दोनों साथ साथ इवेपोरेट होंगे, इसका मतलब वो कहलाएंगे एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। अब एजियोट्रॉपिक मिक्सचर दो तरीके के होते हैं, एक मेल्टिंग पॉइंट जिसमें बढ़ जाता है, ठीक है, एक जिसमें बॉइलिंग पॉइंट, बोलो मेल्टिंग नहीं, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, और एक जिसमें बॉइलिंग पॉइंट घट जाता है। जिसमें बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है उसे हम बोलते हैं नेगेटिव। तो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर जिसके अंदर दो लिक्विड मिलकर बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा देते हैं उन दोनों के अलग से जो बॉइलिंग पॉइंट था उससे, तो उसको हम कहेंगे, वो शो करेगा नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। ठीक है, ये राउल्ट्स लॉ में डेविएशन क्या है वो हम अलग से सीख लेंगे, मैं आपको क्लास बता दूंगा इसकी जो मैंने बना रखी वीडियो। और अगर वो कहता है शो लार्ज पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ, तो वो होता तुम्हारा क्या, तो वो बॉइलिंग पॉइंट को गिरा देता। नेगेटिव डेविएशन क्या करेगा, बॉइलिंग पॉइंट को बढ़ा देगा। पॉजिटिव डेविएशन क्या करेगा, बॉइलिंग पॉइंट को घटा देगा। किसके, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर के।
नो डेविएशन नहीं, ये गलत है और ये भी गलत है। आगे चलते, तो ये इसका आंसर होगा ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। 1 मोल ऑफ लिक्विड ए, 1 मोल ऑफ लिक्विड ए and 2 mole of liquid B make a solution having a total vapor pressure 40 ठीक है। The vapor pressure of pure A and B is 45 and 30 respectively. The above solution is what? ठीक है, तो अब आपको करना क्या है, आपको कह रहा है कि ऊपर दिया बस जो सोल्यूशन है वो एक आइडियल सोल्यूशन है, वो पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा है या नेगेटिव डेविएशन शो कर रहा है। ये पता लगाने के लिए आपको इसका टोटल वेपर प्रेशर ही निकालना पड़ेगा। तो यहां पर मैंने मोल फ्रैक्शन देखा पहले, ए का मोल फ्रैक्शन बी का, ठीक है। उसने कहा था ए है 1 और बी है 2, दोनों मिला देता हूं तो बनता है 3, एक बना 0.3, एक बना 0.66, ठीक है। पी टोटल कितना आएगा, पी टोटल आता है आपका पी नॉट ए मोल फ्रैक्शन ए का प्लस पी नॉट बी मोल फ्रैक्शन बी का, ठीक। अब यहां से आप पी टोटल निकाल लो एक बारी। अब जो आपका पी टोटल ये आया है उसे कंपेयर करो जो आपका पी टोटल था जो क्वेश्चन में गिवन है। अगर ये कम आता है तो नेगेटिव डेविएशन, अगर ये ज्यादा आता है तो पॉजिटिव डेविएशन, और अगर ये इक्वल आता है तो नो डेविएशन। अब देख लेते हैं एक बारी, क्वेश्चन ने यही मांगा था, शो नेगेटिव डेविएशन, आइडियल सॉल्यूशन मतलब नो डेविएशन, आइडियल सॉल्यूशन मतलब नो डेविएशन। इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करना 2 सेकंड लगेंगे। ये वैल्यू रखो 1/3, मेरे को बार बार पीछे जाना पड़ता है बस, और कोई दिक्कत नहीं है। एक को 40 टोर के साथ 1/3, दूसरा कौन सा, नहीं 40 टोर है आपका टोटल, गिवन टोटल जो मैंने वहां पे पीटी डैश दिया है, 45 मल्टीप्लाई बाय 1/3 प्लस 30 मल्टीप्लाई बाय 2/3, ये करके देख लेना आप, आपको मिल जाएगा, ठीक है, कि वो टोटल यानी कि 40 से ज्यादा आ रहा है या 40 से कम आ रहा है, ठीक है। ज्यादा मुश्किल भी नहीं है, 15 और 20, 35 दिखाई दे रहा है, कम आ रहा है, नेगेटिव होगा ये। अगला देखते हैं, आइडेंटिफाई द लॉ विच इज स्टेटेड एज फॉर एनी गिवन सोल्यूशन द पार्शियल वेपर प्रेशर, दिखाई दे रहा है ना अभी। Identify the law which is stated as for any solution the partial vapor pressure of each volatile component is directly proportional to mole fraction। जो पार्शियल वेपर प्रेशर है, यानी कि अभी जो मैंने बताया था आपको, पी ए डिपेंड करता है मोल फ्रैक्शन ऑफ ए पे और पी बी डिपेंड करता है मोल फ्रैक्शन ऑफ बी पे। ये हमें बताया था राउल्ट्स ने, राउल्ट्स लॉ। हेनरी लॉ गैस के लिए था, और जो डाल्टन्स लॉ है वो ये कहता है कि टोटल प्रेशर जो होता है वो होता है सभी गैसेस का अलग अलग प्रेशर का सम, ठीक है। फिर हम इसमें मोल फ्रैक्शन का हिसाब लगाते हैं। अगला गेल-लुसैक्स लॉ 11 में चला गया। आगे चलते हैं, एक बार देख लो इसका स्क्रीनशॉट वगैरह, कुछ लेना है तो ले लो। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। एन एजियोट्रोपिक सॉल्यूशन ऑफ टू लिक्विड हैज बॉइलिंग पॉइंट हायर देन, सेम क्वेश्चन आ गया बेटा, देखो साल बदल गया लेकिन क्वेश्चन सेम है, जो थोड़ी देर पहले कराया था सेम बिल्कुल डिट्टो क्वेश्चन आ गया। अगला क्वेश्चन, व्हेन 1 मोल ऑफ बेंजीन इज मिक्स्ड विद 1 मोल ऑफ टॉलिन, जब 1 मोल बेंजीन को मिक्स किया जाता है 1 मोल टॉलिन के साथ, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स दोनों के सेम है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। द वेपर्स विल कंटेन गिवन वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन, वेपर प्रेशर ऑफ टॉलिन। ध्यान दो, वेपर प्रेशर बेंजीन का ज्यादा है तो उसकी वेपर्स भी ज्यादा होंगी। इक्वल अमाउंट ऑफ बेंजीन एंड टॉलिन, तो वो कह रहा है वेपर जो कंटेन होंगी हमें, क्या वो दोनों इक्वल होगी, नहीं। अनइक्वल अमाउंट ऑफ बेंजीन और टॉलिन इट फॉर्म, नहीं ये आइडियल सोल्यूशन होते हैं, नॉन आइडियल नहीं होते। हायर परसेंटेज ऑफ बेंजीन और लोअर परसेंटेज ऑफ टॉलिन,
सी इसका आंसर है। परसेंटेज बेंजीन की ज्यादा इसलिए है क्योंकि उसका वेपर प्रेशर ज्यादा है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एजिट्रोपिक मिक्सचर सेम आ गया, गलती से सेम क्वेश्चन लग गए दोबारा। ठीक है, तो यहां पे आपके बेटा क्वेश्चन समाप्त होते हैं। ये 23 क्वेश्चन सारे के सारे एमसीक्यूज वो हैं जो पीवाईक्यूज में आए थे। ये चैप्टर था आपका सोल्यूशन। अब नेक्स्ट चैप्टर जो आपका आएगा नेक्स्ट वीडियो में वो होगा आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तब तक के लिए राधे राधे। बंद कैसे करें?